नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर। हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी, एनडीपी और पीपीपी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा जीडीपी वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाकर प्लीज़ वो वाला वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों टॉपिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या इनके सिग्निफिकेंस है, क्या इन सभी टर्म्स की आपस में इंटरलिंकिंग है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इस पे आइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। देखिए, जीएनपी के बारे में बात करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हमारी जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होता क्या है। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, मैं फाइनल वर्ड नहीं लगाया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें आगे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू ऐड ना की जा सके, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। ओके, कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, उनकी टोटल वैल्यू इज कॉल्ड एज जीडीपी। देखिए, अब जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जीडीपी आपका था डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ये है आपका नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट आपका ओवरसीज भी हो सकता है। हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके बाहर जाकर भी अगर कुछ है, अगर वहाँ से कहीं कंट्री की अर्निंग हो रही है, तो वो आपका नेशनल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जीएनपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका जीडीपी में भी था। प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन में ये रेजिडेंट्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंट्स क्या होते हैं, मैंने इसको आगे बताया हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ। रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीडीपी में आपका केवल डोमेस्टिक, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे वो ही आएंगी। बट नेशनल प्रोडक्ट, जो आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो आपकी केवल बाउंड्री पर लिमिटेड नहीं रहते हैं। ये रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, इनको यूज़ किया जा सकता है विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल का ले लोगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा। हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में होता है आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यही एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिया जाता है सभी तरीके के डेटाज को कलेक्ट करने के लिए। जितने भी फाइनेंशियल डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करने का यही एक स्पेसिफिक पीरियड है। तो देखिए, रेजिडेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। रेजिडेंट्स क्या होते हैं। एन इंडिविजुअल विल क्वालिफाई एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली इफ he or she stays in India for 182 days or more। देखिए, ये ए नाम का पर्सन है, ये 10 साल से अमेरिका में रह रहा है, बट ये क्या कर रहा है, कमा वहाँ रहा है और अपने कुछ टाइम ये इंडिया में बिता रहा है। ठीक है, बट ये यहाँ पर टैक्स पे करता है, अपनी जितनी भी इनकम होती है उसका टैक्स पे यहाँ करता है। ये कुछ टाइम के लिए इंडिया आता है, बट ये रुकता कितने दिन इंडिया में, 181 डेज। ये केवल 181 डेज रुकेगा, ये 182 डेज नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर ये इंडिया, क्यों अभी तक इसने मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि इसने अभी तक अपनी इंडियन सिटीजनशिप यहाँ नहीं दी है। इंडियन सिटीजनशिप इसने नहीं दी है, मतलब ये केवल अमेरिका का सिटीजन नहीं है, अभी ये इंडिया का सिटीजन भी है। ओके, तो ये केवल 181 डेज रुकेगा। अगर ये 182 डेज रुकता है तो इसके पास ये रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा। और इनकम टैक्स, हमारा जो रेजिडेंट्स का जो बारे में बताया गया है, रेजिडेंट्स का जो क्लॉज है, वो आपके इनकम टैक्स का शेड्यूल है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन 182 या इससे ज़्यादा डेज अगर इंडिया में रह लेता है तो वो रेजिडेंट हो जाता है, और वो जो भी अर्निंग करेगा उसका कुछ टैक्स उसको यहाँ भी पे करना पड़ेगा। जितना भी वो कमाएगा वो टैक्स यहाँ भी पे करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ केवल 182 डेज के लिए रहते हैं। जब मैं आपको एनआरई, एनआरओ और एनआरआई के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये 182 डेज रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पर्सन इंडियन रेजिडेंट का जो क्वालिफिकेशन उसको तभी फुलफिल करता है जब वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए रुक जाता है। ठीक है,
तो ये हुई आपकी रेजिडेंट की डेफिनेशन और ये हुई आपकी जीएनपी की डेफिनेशन। तो अभी देखिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द नेशनल नेट इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रोड। देखिए पहले क्या था, जीडीपी में आपकी जो अब्रोड की इनकम है वो ऐड नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब्रोड इनकम ऐड हो रही है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन दैट इज द नेशनल प्रोडक्ट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री सच एज प्रॉफिट वेजेस सैलरीज जनरेटेड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। मान के चलिए किसी पर्सन ने जैसे शाहरुख खान है, उन्होंने दुबई में आपका जो पाम जुमेला आइलैंड है वहाँ पर अपना कुछ लैंड खरीदी हुई है। अगर वो वहाँ पर उसको कुछ रेंट पे चढ़ाते हैं, मान के चलिए वहाँ से कुछ उनको कोई भी इनकम आती है, तो वो इंडिया की जीएनपी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसका शाहरुख खान यहाँ पर ऐड करेंगे उसको अपनी इनकम में, तो इंडिया की जीएनपी में ऐड हो जाएगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए अब ये जीएनपी कैलकुलेट कैसे होता है, हम लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। देखिए पहले मैं साथ साथ आपको जीडीपी का भी रिवीजन करवाता चलूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। जीडीपी जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये था आपका कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये है आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, ये आपका नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसमें ये रहेगा आपका एक्सपोर्ट, और ये इंपोर्ट। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करके जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही थी हम उसको कह रहे थे जीडीपी। बट जीएनपी में क्या हो रहा है, कंजप्शंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, बट ये जेड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ जेड आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया। जेड का मीनिंग होता है नेट इनकम, NFIA, इसको हम लोग NFIA भी लिख सकते हैं जेड को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फुल फॉर्म होता है NFIA। आप एक बार लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में NFIA का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ आपका ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जीडीपी में केवल आपकी कंट्री है। जैसे मान के चलिए ये अर्थ है और यहाँ पर इस कोने में हमारा इंडिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जो कुछ आपकी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो केवल इंडिया में ही बन रही हैं, अमेरिका में भी होगी, न्यूजीलैंड में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, या फिर मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री है, गल्फ कंट्री है, वहाँ पे भी होगी। अब कोई कंपनी है इंडिया की, यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ कोई लैंड ले लिया, यहाँ कोई कंपनी खोल दी, यहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप कर लिया, और इन सभी से जो इंडिया में इनकम आ रही है, जो ये सभी इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी भी बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, अगर वो इनकम इंडिया में आ रही है तो ऑब्वियस है कि वो इंडिया की इनकम में ऐड होगी। ठीक है, तो जीडीपी में केवल हम लोग केवल इंडिया की डोमेस्टिक जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। बट जीएनपी में होगा आपका पूरा नेशनल प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस है कि जो एक एक्स्ट्रा इनकम है जो अब्रॉड से आनी है वो ऐड हो जाएगी। बट अब्रॉड की इनकम को जब हम लेंगे तो उसको हम लोग फैक्टर इनकम लेंगे। फैक्टर इनकम क्या होता है, ए नाम का पर्सन है, इसने इंडिया में कोई बिजनेस खोला हुआ है, अब ये यहाँ से कमा के लेके भी जा रहा है, और ये बी नाम का पर्सन है, इसने इसके कंट्री में कोई बिजनेस डाला हुआ है, तो ये यहाँ से कमा के लेके जा रहा है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई ये केवल यही कमा के लेके आएगा, ये भी तो कमा के लाएगा। तो इनका जो भी प्लस माइनस होगा, मान के चलो ये 100 कमा रहा है और ये 200 कमा रहा है, तो इनका जो भी प्लस माइनस 100 का डिफरेंस होगा वो आपकी जीएनपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सी है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मीन्स नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जेड है आपका नेट इनकम। इनकम मीन्स विदेश में बहुत सारा पैसा गया और देश में बहुत सारा पैसा आया, तो इनको प्लस माइनस करके जो भी पैसा आपका बचेगा उसको हम लोग हमारी जीएनपी में ऐड करेंगे। देखिए बहुत अच्छा
एग्जाम्पल समझते हैं जीएनपी और जीडीपी का। जीएनपी और जीडीपी एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। मान के चलिए इंटेल है, वो एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। वो जापान में अपना प्लांट खोलती है एक, यहाँ गए और जापान में एक अपना प्लांट डाल लिया, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि ये जो इंटेल का जो भी सामान है या कोई भी सिलिकॉन चिप है या फिर कोई भी सामान बनाती है, कोई भी प्रोसेसर बनाती है, तो वो जापान की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। वहाँ उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो जो भी सामान बनेगा, जितना भी सामान इंटेल बनाएगी, वो जापान की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। बट जो इनकम यहाँ से प्रोड्यूस होगा इंटेल का, वो अमेरिका लेकर जाएंगे वो, तो वो अमेरिका की जीएनपी में ऐड हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलिए रतन टाटा जी हैं, इन्होंने लंदन में अपना कोई प्लांट डाला रेंज रोवर का, रेंज रोवर वहाँ बनेगी। तो अब जो रेंज रोवर वहाँ बन रही है वो लंदन या यूके या ब्रिटेन की जीडीपी में तो आ जाएगा, बट जीएनपी में नहीं आएगा, क्योंकि रतन टाटा क्या कर रहे हैं कि यहाँ बना तो लिया और इसको बेच के जो भी पैसा आ रहा है उसको यहाँ ला रहे हैं टाटा सन्स में। टाटा सन्स जो उनका एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, उसमें उस अर्निंग को लेके आ रहे हैं। तो ये आ गई आपकी इंडिया। अब जो ये अर्निंग इंडिया में आई, ये हुई आपकी जीएनपी में ऐड, इंडिया की जीएनपी में ऐड, बट ये जीडीपी में नहीं है, क्योंकि ये रेंज रोवर कार्स जो हैं आपकी लंदन में बन रही हैं, बट इसकी इनकम यहाँ आ रही है। ओके, अब जैसे मान के चलिए एप्पल है, आईफोन बना रहा है, उन्होंने यहाँ बेंगलोर में एक प्लांट खोला, एक असेंबली प्लांट यहाँ खोल लिया, और यहाँ पर जितने भी आईफोन बनाए जा रहे हैं वो सभी इंडिया की जीडीपी में आएंगे, बट वो इंडिया की जीएनपी में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से पैसा कमाकर एप्पल जो है वो लेके जा रहा है अमेरिका, तो ये अमेरिका की जीएनपी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये मैंने आपको जो 3 और 4 एग्जांपल दिए, तो मुझे बहुत अच्छे से लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी मैंने जो ये 3-4 एग्जांपल दिए, तो मुझे लगता है कि ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और जीडीपी और जीएनपी के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, जीएनपी इज नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम ओवरसीज माइनस नेट इनकम आउटफ्लो फॉरेन कंट्री। पैसा भारत में आया, मान के चलिए 100 कमा के लेके आए हमारे बिजनेसमैन, और फॉरेन कंपनीज हैं वो यहाँ से 50 रुपये कमा के लेकर गई, तो ऑब्वियस है हम 50 रुपीज़ के सरप्लस में हैं। अगर ये आपका 150 हो जाता तो हम लोग यहाँ -50, मतलब हमारा जीडीपी से जीएनपी कम हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जो जीएनपी है वो जीडीपी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जीडीपी आपका कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसका। अब देखिए, आपका जीएनपी कैलकुलेट करने का आपका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इकोनॉमिस्ट रिलाई ऑन जीएनपी डेटा टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। देखिए, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की सही करनी होती हैं, उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अगर आप केवल जीडीपी को बनाकर चलोगे तो पॉसिबल नहीं है। केवल जीडीपी से हम लोग हमारे कंट्री की पॉवर्टी या इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए जीडीपी से केवल आप 100 रुपये कमा रहे हैं, तो और आपका और 20 रुपये आना है बाहर से, आपके पास टोटल 120 रुपये हो रहा है, तो आप 120 रुपये के बेस पर जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, जो भी वेलफेयर स्कीम है, उनको आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, केवल जीडीपी के बेस पर चलेंगे, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज़ के बेस पर चलेंगे। जो आपका 20 रुपये है उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और उस कंडीशन में मान के चलिए आपकी जीडीपी है 100 रुपीज़, और आपका दूसरे कंट्रीज से जो नेशनल इनकम आना है वो 120 रुपीज़ आना है, तो ये टोटल होगा 120 रुपीज़। अगर कंट्री के पास 120 रुपीज़ होंगे, तो जो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट को बनानी है, या फिर मान के चलिए कोई भी कहीं एक्सपेंडिचर करना है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो 120 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। ये आपका जीएनपी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट
केवल जीडीपी के अकॉर्डिंग चलेगी तो वो केवल 100 रुपीज़ के हिसाब से अपने स्टेप्स हैं वो ले सकती है, उसी के हिसाब से ही वो वेलफेयर स्कीम्स को बना सकती हैं। इन 20 रुपीज़ का वो यूज़ नहीं कर पाएंगी और कहीं ना कुछ स्कीम्स जो है आपकी वो बैकफुट पर रह जाएंगी। ओके, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट्स देयरफॉर इट इम्पैक्ट्स द कैलकुलेशन। मान के चलिए कोई पर्सन है ए, ये पैसा कमाया इसने डॉलर में, डॉलर आपका डेली फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, 80, 81, 79, ये डेली रेट्स इसकी चलती रहती हैं। हम लोग एक मान के चल रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब मान के चलिए इस पर्सन ने किसी दिन अपना डॉलर बेचा, वो 81 रुपीज़ में बिक गया, तो ये इसके पास 81 रुपीज़ आ गए, इंडिया की जीएनपी में ऐड हो गए। बट बहुत जल्दी अगर कोई भी ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ आती हैं, कोई भी जियोपॉलिटिक्स का अगर कोई भी इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आता है और ये 79 रुपीज़ हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमें 2 रुपये का लॉस हो गया। और ये बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएशंस आते हैं इस तरीके के, जो भी रेट्स में करेंसीज की एक्सचेंज रेट्स में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं बहुत फास्ट आते हैं, इसलिए हम लोग इसको करेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। इसमें पता भी नहीं लगता कि इकोनॉमी आपकी एक्चुअली ग्रो कर रही है, श्रिंक कर रही है। लेकिन जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है या फिर हमारे पास बाहर का पैसा आ जाता है, हमारे पास कंट्री में हमारे पैसा हम लोग अर्न कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी अपनी डिटरमाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें जीडीपी के साथ ही चलना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, जैसा मैंने आपको जीडीपी में बताया था कि कुछ ना कुछ हर एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होता है। मान के चलिए आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, ये खरीदा आपने 1 जनवरी 2021 को, अब आपका है 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को अगर आप सोचे कि मैं इसको 10,000 का बेच दूं, तो ये किसी भी कंडीशन में 10,000 का नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने इसको यूज़ कर लिया है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, कुछ ना कुछ मान के चलिए अपडेट ही अगर आ गए हैं मोबाइल में तो भी वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द वैल्यू ऑफ net national product is also referred to as the value that is obtained by subtracting depreciation from the gross national product। अगर आपके जीएनपी में से हम लोग कोई भी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था जीडीपी वाले वीडियो में कि कोई भी सैलरी होती है वो आपकी ग्रॉस में आती है, उसमें आपके सारे के सारी पर्क्स जो होते हैं वो ऐड रहते हैं। बट जब आपके एनपीएस, लोन्स और दूसरे आपके मेडिकल डिडक्शंस, ये सारे डिडक्शंस हो जाते हैं, तब आपकी सैलरी होगी नेट, ठीक है। ये आपके दो वर्ड्स हैं, ग्रॉस और नेट। ये हो गया आपका टोटल और ये आफ्टर डिडक्शन। अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो दैट इज आफ्टर डिडक्शन एंड दैट इज टोटल। ओके, तो इसी तरीके से एनएनपी यहाँ पर आपका कैलकुलेट किया जाता है जीएनपी में से। जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपका एनएनपी कैलकुलेट होगा। ओके, तो देखिए डेप्रिसिएशन है क्या? द डेप्रिसिएशन इज दैट कैलकुलेटेड रेफर्ड टू द वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कोई कुर्सी ली आपने, एक चेयर परचेज की आपने 500 रुपये की, ऑब्वियस है आपने उसको 3 साल यूज़ किया तो उसमें कुछ ना कुछ, या तो उसका हैंडल टूट गया या उसके व्हील हैं वो ख़राब हो गए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके अंदर वियर एंड टीयर चल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जीएनपी और एनएनपी में बेसिक डिफरेंस क्या है हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। देखिए इसमें केवल आपकी जो रेजिडेंट्स होते हैं वो केवल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी लोकेशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशंस। ओके, अब बट नेट नेशनल प्रोडक्ट में ये एक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होती है। यहाँ पर नेट मीन्स यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, नेट वैल्यू एडेड बाय रेजिडेंट्स आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बोथ डोमेस्टिकली एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें दोनों चीजें होती हैं। ओके, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। आपने देश में तो कमाया, उसके साथ में
विदेश में भी कमाओगे, वो सभी ऐड होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेट इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रोड, इसमें भी दोनों ऐड हो जाएंगी, लेकिन बाद में इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होगा। इनकम इसमें भी दोनों ऐड होंगी। डेप्रिसिएशन नॉट एक्सप्लिसिटली अकाउंटेड फॉर, इसमें आपका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बट इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड रहते हैं, बट यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। सब्सिडीज, यहाँ सब्सिडीज ऐड हो सकती हैं, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ सब्सिडी ऐड नहीं होंगी और यहाँ सब्सिडी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसी तरीके से आपकी जीएनपी भी फैक्टर कॉस्ट पे हो सकती है और मार्केट प्राइस पे भी हो सकती है, ओके। तभी सब्सिडीज और टैक्सेस, इनका रोल तभी आता है जब आपकी जीडीपी या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर होती है, ओके। प्रोस्पेक्टिव क्या है इसके, ये केवल कंट्री का जो रेजिडेंट होता है उसकी जो इनकम जनरेट होती है केवल उसी को मेजर करता है, और ये नेट वैल्यू एडेड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट्स, उसकी जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ, उसके जितने भी डिडक्शन हुए, मान के चलिए 100 रुपये कमा रहा था, 20 रुपये डिडक्शन हो गया, 80 रुपये जो आए उसको हम लोग मान के चलेंगे इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में। इकोनॉमिक फोकस क्या है इसका, रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेजिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। इनको कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेजिडेंट आपका कहाँ रह रहा है, ठीक है, बट वो रेजिडेंट होना चाहिए 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। रिफ्लेक्ट्स द नेट नेशनल इनकम नेट इनकम एंड वैल्यू एडेड बाय द रेजिडेंट्स अकाउंटिंग फॉर द डेप्रिसिएशन। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट जो रहेगा उसमें आपका मेन रहेगा आपका डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। अगर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कंटिन्यू हो रही है तो वो आपका सही होगा, अगर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग नहीं हो रही है तो वो आपका जीएनपी में हो जाएगा। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इन सभी टर्म्स में आपस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए अगर उनको भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।